हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी स्टेनो 2023 13 अक्टूबर शिफ्ट 2। तो हमारा पहला क्लोज टेस्ट है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप एक बार नज़र मार लो क्योंकि आगे जो है वो पार्ट में होगा। द फ्रेंच डैश वॉज द पीरियड ऑफ ग्रेट सोशल एंड पॉलिटिकल अपहेवल इन फ्रांस दैट लास्टेड फ्रॉम 1789 टू 1799। क्या कह रहा है कि जो द फ्रेंच डैश एक पीरियड था किसका, ऑफ ग्रेट सोशल सामाजिक एंड पॉलिटिकल राजनीतिक अपहेवल उथल पुथल का इन फ्रांस में, दैट लास्टेड फ्रॉम 1789 टू 1799, जो कि चला कब तक, 1789 से लेके 1799 तक। क्या आना चाहिए यहाँ पे, रिकपरेशन, अपराइजिंग, रेवोल्यूशन, म्यूटनी। रिकपरेशन का मतलब होता है कि आप अगर बीमारी से रिकवर हो रहे हो, ठीक है, मतलब रिकवरी फ्रॉम द इलनेस, तो ये तो होगा नहीं। अपराइजिंग का मतलब होता है रिवोल्ट, रिवोल्ट होता है, मगर ये एक बहुत छोटे एरिया में होता है या बहुत छोटे ग्रुप द्वारा होता है। तो यहाँ पर ये भी मतलब नहीं है क्योंकि पूरे फ्रांस के ऊपर इफेक्ट हुआ था उस चीज़ का, तो ये हम नहीं कह सकते कि बहुत छोटे सा रिवोल्ट था, तो ये नहीं कह सकते। रिवॉल्यूशन, हाँ, रिवॉल्यूशन एक बड़ा शब्द है जब कोई चीज़ काफ़ी मेजर वायलेंट चेंज होता है पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है राजनीतिक और सामाजिक स्तर पे, तो हम रिवॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, ये हो सकता है। म्यूटनी, म्यूटनी देखो क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा कि जो सोल्जर्स होते हैं वो रेबल कर देते हैं। हम लोगों ने काफ़ी मूवीज़ भी देखी है यहाँ पे जो म्यूटनी हुई थी, तो वो जो जब सरकार के खिलाफ जाके अपना रेबेलियन करते हैं या विद्रोह करते हैं तो उसको म्यूटनी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर नहीं आ रहा है, रिवॉल्यूशन हुआ था। मैंने बताया ना, ये अगर आपको हिस्ट्री पता हो तो वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ा है तो ये बहुत आसान हो जाता। मगर ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो हम लोग मीनिंग निकाल सकते हैं कि बड़ा जो वर्ड है यहाँ पे वो क्या है, रिवॉल्यूशन। इट डैश विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टील, अ सिंबल ऑफ रॉयल टायरेनी, एंड कल्मिनेटेड इन द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट एज द डोमिनेंट फिगर इन फ्रेंच पॉलिटिक्स। अब सोचो क्या हुआ होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, कह रहा है इट डैश विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल। देखो बेस्टिल, मैंने फिर से बोला कि अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो बहुत इजी हो जाएगा, फिर तो नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, तभी कोई बात नहीं है। ये बेस्टिल एक बता दूं मैं यहाँ पे, ये प्रिजन था, क्या था, एक प्रिजन था, और ये सिंबल था, पता है किसका सिंबल था, वहाँ की जो क्या कहते हैं इसको, मोनोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जो टायरेंट था वहाँ का, ऑटोक्रेटिक था, उसका एक सिंबल था प्रिजन में, अगर वो एक पावर दर्शाता था वहाँ पर। तो कह रहा है कि यही जो विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेसिल, जब लोगों ने उसके ऊपर, प्रिजन के ऊपर अटैक किया, फिर देखो आगे ही लाइन ही समझा भी रहा है, अ सिंबल ऑफ रॉयल टायरेनी, कह रहा है कि ये जो क्रूरता का सिंबल था जो अपनी पावर दिखाता था वहाँ पे, एंड कल्मिनेटेड इन द राइज ऑफ, और फिर यही चीज़ जो मतलब कह रहा है कि ये जो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था किससे, बेसिल प्रिजन के ऊपर अटैक करके, फिर वो कल्मिनेटेड होता है, मतलब खत्म होता है, कंक्लूड होता है इन द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जब वहाँ पे उठते हैं एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज द डोमिनेंट फिगर इन फ्रेंच पॉलिटिक्स। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये बताओ यहाँ पे कल्मिनेट हो रहा है, अगर आपको कल्मिनेट का मतलब पता हो तब तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा होगा, जब यहाँ खत्म हो रहा है तो यहाँ शुरू हो रहा होगा। अब बताओ क्या आएगा, कंक्लूडेड, सबको पता है कंक्लूडेड मतलब खत्म होना नहीं हो सकता, कमेंस्ड स्टार्ट होना, इंटरवीन जब आप बीच बचाव करते हो, हेजिटेटेड झिझक, तो यहाँ पे हेजिटेटेड तो आएगा नहीं, इंटरव्यून भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा क्या, कमेंस्ड। द रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस टू फ्रेंच सोसाइटी, इंक्लूडिंग द डैश ऑफ द मोनार्की, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड द डैश ऑफ मैनी फ्यूडल प्रिविलेजेस। ठीक है, क्या समझ में आया यहाँ पे, कह रहा है जो रेवोल्यूशन था, ब्रॉट अबाउट, ये क्या होती है, ब्रिंग अबाउट होती है, ब्रिंग अबाउट एक साथ ही यूज़ करते हैं इसको हम, ये होती है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की वजह से कोई चेंज आया, किसी जो चेंज ला रहा है, तो यहाँ पे रेवोल्यूशन ला रहा है चेंज। द रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस टू फ्रांस सोसाइटी, काफ़ी सारे चेंजेस वो फ्रांस सोसाइटी में लेके आए, इंक्लूडिंग द डैश ऑफ मोनार्की। मोनार्की मतलब पता है आप लोग क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ एक रूलर हो, है ना। क्या होना चाहिए फिर, रेवोल्यूशन आया, लोग गुस्साए, खुद सोचो
यहाँ तो चल रहा है बातें, खुद सोचो क्या हुआ होगा। लोग चिल्लाए, लोगों ने अप्रोर किया, रिवोल्ट हुए, किस लिए हुए होंगे? ठीक है। रिस्टोरेशन, मोनार्की का रिस्टोरेशन दोबारा चाहते होंगे। एबोल्यूशन, सोचो, प्रिजर्वेशन या कंटिन्यूएशन। कंटिन्यू करना चाहते थे तो इतना जो यहाँ पे ये उन्होंने 1789 10 साल तक जो किया वो कंटिन्यूएशन के लिए नहीं, प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए नहीं, एवोल्यूशन एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वहाँ से, हाँ ये हो सकता है। रिस्टोरेशन नहीं। देखो सब एक तरीके से सिनोनिम थे। यहाँ पे ये क्या दिख रहा था? एंटोनिम दिख रहा था, तो ये क्या होगा यहाँ पे? एवोल्यूशन होगा। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? फिर एवोल्यूशन ऑफ द मोनार्की, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। किसका एस्टैब्लिशमेंट? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, डेमोक्रेटिक पार्टी का। ठीक है। एंड द डैश ऑफ मैनी फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब देखो फ्यूडल प्रिविलेजेस आपको अगर पता हो, इसको कहते हैं जैसे किसी किसी को लोगों को अलग से प्रिविलेज नहीं मिलता है, एक वीआईपी ट्रीटमेंट। अगर आप रॉयल फैमिली से, जैसे यहाँ पे इंडिया में तो आप अगर कोई बहुत बड़े नेता घर से हैं आप, तो बहुत मतलब पुलिस वुलिस वाला चक्कर इतना नहीं रहता है ना इंडिया में। वैसे ही वहाँ पर है, अगर आप रॉयल फैमिली से हैं या रॉयल ब्लड है आपका, तो आपको टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो आपकी छूट जाएंगी। तो कह रहा है कि ये उस समय जो रेवोल्यूशन आया उसने क्या किया? मोनार्की खत्म करी। ठीक है, जो सिंगल आदमी की एक गवर्नमेंट थी उसको खत्म किया, डेमोक्रेसी लेके आए, और उसके बाद जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थे उसको क्या किया होगा? कंटिन्यू किया होगा, खत्म किया गया होगा। सोचो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मेंटेनेंस, एग्रेगेशन, एलिमिनेशन, एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है? एम्पलीफाई करना। ठीक है, तो एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, तो ये नहीं हो सकता। एग्रेगेशन वही मतलब सिनोनिम एक तरीके से, ये भी नहीं हो सकता। मेंटेनेंस, किसी चीज़ को मेंटेन करना या कंटिन्यू करते रहना, ये भी मतलब नहीं आ रहा। साफ साफ यहाँ पे क्या रहा है? एलिमिनेशन। ठीक है, उसको जड़ से उखाड़ फेंका। डिस्पाइट इट्स मैनी अचीवमेंट्स, हाउएवर द रेवोल्यूशन वॉज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाई वायलेंस, टेरर एंड पॉलिटिकल। देखो ये पहली बात तो यहाँ पे डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, कई बार आपको एरर में दिख जाएगा, अगर ऑफ दिखे तो हटा देना, इंस्टेड के साथ हमेशा ऑफ आता है। ठीक है, डिस्पाइट इट्स मैनी अचीवमेंट, काफ़ी अचीवमेंट्स होने के बावजूद भी, हाउएवर द रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन था, जो क्रांति थी, वॉज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाई, हम उसको और तरीके से जानते हैं, जैसे वायलेंस हुआ था उसमें, टेरर हुआ था, पॉलिटिकल क्या हुआ होगा? हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है? पीस नहीं। स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी होती, राजनीतिक रूप से अगर स्टेबिलिटी है किसी कंट्री में, तो वहाँ पे रिवोल्ट नहीं होते, तो हटा दो इसको। रिकन्सिलिएशन, रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या हो गया? मतलब इसका मतलब ये होता है कि लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना। मतलब आप पहले अगर कोई लड़ रहा है, फिर उसके बाद दोनों ने हाथ मिला लिया, ठीक है, चाहे वो फिर कैसे भी हो, एक तरीके की सुलह कर ली, तो इसको बोलते हैं रिकन्सिलिएशन। तो यहाँ पर भी ये भी बात नहीं आ रही है। अप हेवल, अप हेवल का मतलब क्या होता है यहाँ पर? उथल पुथल, है ना, अप हेवल। याद रखना इस वर्ड को, थोड़ी सी स्पेलिंग भी देख लेना क्योंकि काफ़ी बार आता है। तो पॉलिटिकल अप हेवल, जो पॉलिटिकल उथल पुथल हुई थी। तो ठीक है, अब सेकंड क्लोज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से पूरा दे दिया, एक बार आप देख लो, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं सर अलग से दे दिया करिए, तो इसको देख लो। ठीक है, आगे पार्ट है। द लेफ्ट हैंड पेजेस डैश फॉर द स्टूडेंट टू यूज इंडिविजुअली, बट दे मे ऑफ कोर्स बी यूज्ड बाय द डैश एज द सोर्स ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन ऑन विच टू बेस अ लेसन। अब इतना इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि पहली और दूसरी लाइन से बात समझ में नहीं आई आखिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कह रहा है द लेफ्ट हैंड पेजेस डैश, जो लेफ्ट हैंड के पेजेस हैं, ठीक है, जो बाएं तरफ के जो पेजेस हैं वो स्टूडेंट्स के लिए हैं। किस, कैसे? खुद के यूज़ करने के लिए लिखा हुआ है, टू यूज़ इंडिविजुअली, खुद के लिए यूज़ करने के लिए। बट दे मे, दे किसके लिए आया? पेजेस के लिए। दे मे ऑफ कोर्स बी यूज्ड बाय द, वो यूज़ हो सकते हैं किसके? बाय द। अब यहाँ पे कोई डूअर होगा, देखते हैं कौन होगा वो। एज सोर्स ऑफ आइडिया, तो वो कह रहा है जो लेफ्ट हैंड के पेजेस हो सकते हैं वो एज अ सोर्स ऑफ आइडियाज़ की तरह यूज़ हो सकते हैं। एंड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं। ऑन विच टू बेस अ लेसन, मतलब जो लेसन के ऊपर बेस है। मुझे क्या समझ में आया है कि एक किताब है जिसमें ये बाईं तरफ का पेज है और ये दाईं तरफ का पेज है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लेसन है उसकी एक समरी दी होगी यहाँ पे, तो वही समरी जो कह रहा है कि वो एज अ स्टूडेंट भी यूज़ कर सकता है और कोई और भी यूज़ कर सकता है। किसके लिए? आइडियाज़ के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, कि ये जो आगे वाला लेसन है वो किसके ऊपर बेस है। ठीक, अब पहले वाले में आएगा क्या? द लेफ्ट हैंड पेजेस, सारे ऑप्शन देखते ही समझ में आया,
राइट की बात है। तो यहाँ पे इतना टफ ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, तो हम सोच सकते हैं क्या होगा। द लेफ्ट हैंड पेजेस रिटन फॉर द स्टूडेंट। देखो यहाँ पे ये है द लेफ्ट हैंड पेजेस एक सब्जेक्ट, हमको यहाँ पे चाहिए वर्ब, ठीक है, ये किसके लिए लिखे गए हैं। तो रिटर्न तो हो नहीं सकता, अगर पास्ट होता तो रोट होता, पेजेस हैं, अगर सिंपल प्रेजेंट होता तो राइट होता, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड वाला जो है वो राइट आ गया, ठीक है, द लेफ्ट हैंड पेजेस राइट फॉर द स्टूडेंट्स, ये है एक्टिव वॉइस, पेजेस लिखे गए हैं या पेजेस खुद को लिख रहे थे स्टूडेंट्स के लिए, पेजेस लिखे गए ना किसी के द्वारा काम किया गया ना उनके ऊपर, तो एक्टिव वॉइस नहीं हो सकता ऐसे केस में। आर रिटन सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखा अब तक, क्योंकि जो पेजेस हैं वो प्लूरल हैं और आर लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब लगी हुई है और पैसिव है। रोट का मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई पास्ट टेंस की बात हो रही है? नहीं, देखो हैज़ बीन लगा हुआ है, कैन भी लगा हुआ है, अगर पास्ट होता तो कुड भी होता, तो ऐसा कहीं पास्ट वाला कहीं दिख नहीं रहा। ये देखो फिर से एक हैज़ लगा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो सबसे बेस्ट क्या है, ये आर रिटन ही है यहाँ पर। तो क्या देखा अब तक, द लेफ्ट हैंड पेजेस आर रिटन फॉर द स्टूडेंट टू यूज इंडिविजुअली बट दे मे ऑफ कोर्स बी यूज्ड बाय द, देखते हैं, आर्टिस्ट, टीचर, स्टूडेंट, म्यूजिशियन। देखो स्टूडेंट की बात तो पहले ही हो चुकी है, अब यहाँ पे स्टूडेंट बात है, आर्टिस्ट म्यूजिशियन क्या करेंगे वहाँ पर, है ना। टीचर की है, साफ साफ दिख रहा है, मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, सबको पता होगा, तो टीचर है। बट दे मे ऑफ कोर्स बी यूज्ड बाय द टीचर एज अ सोर्स ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन ऑन विच टू बेस अ लेसन, मतलब वो टीचर भी यूज़ कर सकती हैं कि ये जानने के लिए कि क्या है, आइडियाज़ क्या हैं या इन्फॉर्मेशन क्या है आगे वाले या जो आने वाला लेसन है उसमें। द स्टूडेंट देन हैज़ द लेफ्ट हैंड पेज एज a and dash of what has been taught and can refer to it dash। अब ऑप्शन देखते हैं पहले। एल्यूजन, देखो एल्यूजन का मतलब होता है हिंट, ठीक है। रिकॉर्ड सबको ही पता है। इलस्ट्रेशन मतलब आपने कोई अगर इमेज देख ली तो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, एक तरीके से इमेजेस हो गई, जो डायग्राम हो गए जो इलस्ट्रेट कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एनेक्डोट का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आया है, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग, पढ़ा भी होगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। अ शॉर्ट, जो शॉर्ट होती है, जो छोटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनेक्डोट, ठीक है। इसको याद रखना, दिमाग में रखना है इसको। द स्टूडेंट देन हैज द लेफ्ट हैंड पेजेस एज एन, किस तरीके से, वॉट हैज़ बीन टॉट एंड कैन रेफर टू द, ठीक है। आगे वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं, अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है। द स्टूडेंट then has the left hand pages as an dash of what has been taught and can refer to in the past, past में रेफर कर सकते हैं, नहीं। प्रोग्रेशन, आगे बढ़ना, इसको तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। लेक्चर, रेफर टू इन द लेक्चर, लेक्चर में वो कर सकते हैं उसको जब लेक्चर चल रहा हो, ऐसा भी समझ नहीं आ रहा, मतलब कंटेस्ट बैठ नहीं रहा है। फ्यूचर, देखो फ्यूचर में बात आ रही है यहाँ पे, क्यों कि कह रहा है कि वो एज अ, उसको उस जो लेफ्ट हैंड पेजेस में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो स्टूडेंट बाद में रेफर भी कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। अब चलते हैं पीछे, अब चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। देखो एल्यूजन, रिकॉर्ड, इलस्ट्रेशन, एनेक्डोट, ये खत्म, इलस्ट्रेशन खत्म, रिकॉर्ड, कोई दिक्कत। थर्ड समझ में नहीं आया अगर, तो हमने पहले इसको भर लिया, जब इसको भरा तो बात समझ में आ गई, अच्छा फ्यूचर तो रिकॉर्ड, हाँ। द एक्सरसाइजेस कैन बी डन डैश इन क्लास और एज होमवर्क, कह रहा है कि जो एक्सरसाइजेस हैं जो किताब में दी हुई हैं या तो वो क्लास में की जा सकती हैं या फिर आप अपना एज अ होमवर्क ले जाओ। कैसे की जा सकती हैं, कैन बी डन, इसका मतलब कोई चीज़ अगर बता रहा हो कि कैसे की जा सकती है, हाउ का अगर आंसर वो आ रहा हो, क्वेश्चन आ रहा हो, तो क्या यूज़ करोगे ऐसे में, एडवर्ब का यूज़ करोगे। एडवर्ब क्या है, LY। आइडियली, कोलैबोरेटिवली, पब्लिकली, इंडिविजुअली, क्या होगा बताओ, सोचो। आइडियली का मतलब होता है परफेक्ट, हटाओ। कोलैबोरेटली का मतलब होता है एक साथ काम करना, चलो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। पब्लिकली, ओपनली, पब्लिक के सामने, नहीं। इंडिविजुअली, अकेले, हाँ। अब एक बात बताओ यार कि जो होमवर्क है वो कैसे आदमी नॉर्मली कैसे करता है, आदमी कैसे करता है, वो ग्रुप में सब पूरी क्लास को बैठा लेता है, आओ भाई होमवर्क करते हैं, या पूरी क्लास में अपना अपना काम करोगे। जनरल सर से बता रहे हैं, एक दो ग्रुप की बात मत सोच लेना कि यार वही है, वो तो 5 लोग करते हैं हमेशा काम एक साथ, ये मत सोचो।
जनरल सोचो, जनरल थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये तो आएगा नहीं, क्या आएगा, इंडिविजुअली आएगा बस। और समझ में भी आ रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने कहीं पे वर्ड यूज़ किया था इंडिविजुअली, ये हाँ देखो, ठीक है, समझ में आई बात। तो वो अकेले में किताब को यूज़ करने की बात ज़्यादा कह रहा है, पर्सनल किताब को यूज़ करने की बात ज़्यादा कह रहा है, इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअली आएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन 4 है। ठीक है, अब थर्ड क्लोज टेस्ट देखो। द सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया इज ग्रोइंग डैश। अब ये सर्विस इंडस्ट्री क्या हो गई? सर्विस इंडस्ट्री जो सर्विस देती हैं लोगों को घर घर जाकर, या कहीं भी आपको सर्विस दे रही हैं, चाहे वो कैब हो गई, जितनी भी कैब सर्विसेज हैं, या फिर डिलीवरी वाले बॉयज़ हो गए, तो ये जो आपको सर्विस दे रहे हैं ये क्या है? सर्विस इंडस्ट्री एक तरीके से जो बूम कर रही है, उसके पीछे जो लोग हैं वो भी बूम कर रहे हैं। द सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया इज ग्रोइंग, इज यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ग्रोइंग क्या है? मेन वर्ब है। क्या आना चाहिए? दिमाग लगाइए। एडवर्ब के लिए क्या, अरे सॉरी बोल ही दिया आंसर। वर्ब के लिए क्या आता है? एडवर्ब आता है। ठीक है। रैपिड, रैपिड का मतलब तेज, ये क्या है? एडजेक्टिव है। स्लो का मतलब धीमा, ये क्या है? एडजेक्टिव है। रैपिडली का मतलब कोई काम बहुत तेजी से किया जा रहा हो, ये क्या है? एडवर्ब है। मार्जिनली का मतलब काफ़ी, मतलब कम, इस तरीके से कहता हूँ, मार्जिनल, मार्जिनल गैप है ना, तो बहुत कम, तो ये भी क्या है? एडवर्ब है। एडजेक्टिव के साथ जब एलवाई लगाते हैं तो क्या देता है? एडवर्ब देता है। ठीक है, यहाँ पे हमको चाहिए था एडवर्ब, पहले दो ऑप्शन गलत। रैपिडली और मार्जिनली क्या होगा भैया? सर्विस इंडस्ट्री क्या बहुत धीमे धीमे बढ़ रही है, बहुत मार्जिनल, बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है? नहीं, बहुत तेजी, जितनी हम लोग की बड़ी पॉपुलेशन है, कभी मार्जिनल हो सकता है ये सब इंडस्ट्रीज? कभी नहीं हो सकता। रैपिडली, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? पहले वाले में रैपिडली। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इंक्रीजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन हैव फोर्ज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है अब सर्विस को लेके कि उनको बहुत अच्छी सर्विस मिले, जो ऑर्गेनाइजेशन से बढ़ गई है। कौन? जो इंडस्ट्री में है। टू डैश सर्विस इनोवेशन एंड एक्सप्लोर वेज टू इम्प्रूव रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कह रहा है कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है इंडस्ट्रीज से, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मजबूर कर दिया है उनको कि वो नए नए तरीके ढूंढें कि कैसे सर्विस दे सकते हैं और कैसे प्रॉफिट कमाएं, कैसे एक्सप्लोर वेज टू इम्प्रूव रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी। क्या होगा? मार्वल इंट्रोड्यूस, डीजनरेट, क्रिटिसाइज। हैव फोर्स ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री टू क्रिटिसाइज सर्विस इनोवेशन। वो मतलब हम लोग ने फोर्स किया है कि आप क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं। डीजनरेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ खराब हो रही हो, डिक्लाइन हो रही हो, गिर रही हो, ठीक है, तो डीजनरेट का मतलब नहीं है टू जन, हम क्यों चाहेंगे भाई कि हम उसको खराब करें? हटाओ इसको। टू इंट्रोड्यूस सर्विस इनोवेशन, हाँ ये काफ़ी सही लग रहा है अभी के लिए। वैसे मैंने देख लिया था मार्वल, तो मार्वल का मतलब क्या होता है कि एक इंसान या फिर कोई थिंग, कोई भी सामान, वो इतना सुंदर हो देखने में कि आदमी जब उसको देखे तो वो एकदम अमेज रह जाए। ठीक है, मतलब उसको समझ में ना आए कि क्या वंडरफुल चीज़ थी ये। तो जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, कोई चीज़ अगर बढ़िया देख लेते तो बोलते हैं मार्वलस, है ना, तो ये वही चीज़ है। तो मार्वल का भी कोई मीनिंग आ नहीं रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर? इंट्रोड्यूस। हम ये चाहते हैं ना कि ऐसा वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अलग अलग तरीके का सर्विस इनोवेशन करें या लेके आएँ, इंट्रोड्यूस करें और अपना वो खुद भी प्रॉफिट देखें, मगर सर्विस बेस्ट होनी चाहिए। द होटल इंडस्ट्री इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द सर्विस बिजनेस। कह रहा है जो होटल इंडस्ट्री है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है सर्विस बिजनेस का। हाँ, बात भी सही है कि आप देखो फ्रंट डेस्क से जाकर जब तक आपको होटल की रूम की चाबी नहीं मिल जाती है, एक अगर एवरेज होटल में जाए तो वो काफ़ी ख्याल रखते हैं अपने कस्टमर्स का। तो कह रहा है कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आज की डेट में जो सर्विस बिजनेस है। डैश ऑर्गेनाइजेशंस आर मॉडिफाइंग देयर सर्विस डिलीवरी। अब कौन से होंगे? सोचो, जब होटल इंडस्ट्री की बात हो रही है तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे ये तो होटल इंडस्ट्री के होंगे, है ना, जो अपनी अपनी सर्विस को मॉडिफाई कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? विच, व्हेन, वेयर, हुम। क्या आना चाहिए बताओ? विच, विच हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है जो। द होटल इंडस्ट्री इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द सर्विस बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस, नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं निकल रहा है। व्हेन का मतलब क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। कभी बहुत डिटेल में देखेंगे जब रिलेटिव क्लॉज होगा, ये सबसे रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट होता है। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज, जो मैंने आपको बताया था कि नाउन के लिए अगर कोई क्लॉज स्टार्ट हो रहा है जो उसके बारे में बताएगा, ठीक है, एज अ एडजेक्टिव क्लॉज ना। जो क्लॉज क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो ये जो रिलेटिव क्लॉज होता था ये नाउन के लिए बताएगा। तो इन्हीं से हमसे स्टार्ट कर देते हैं। जब हमें विच लगाना होता है, व्हेन, वेयर, हुम, तो हम इन्हीं चारों का एज अ रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा। तो वो तो चलो बात अलग हो गई। यहाँ पे क्या आएगा? देखो विच, व्हेन का नहीं आ रहा है,
वेयर जहाँ, है ना, वेयर का मतलब क्या है, एक तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो ये क्या होगा, वेयर, वेयर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विस डिलीवरी को मॉडिफाई कर रहे हैं। कहाँ पे थे, हाँ, आर मॉडिफाइंग देयर सर्विस डिलीवरी डैश टू अट्रैक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब बताओ क्या होगा, द होटल इंडस्ट्री इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द सर्विस बिजनेस वेयर ऑर्गेनाइजेशन आर मॉडिफाइंग देयर सर्विस डिलीवरी, क्या, अप्रोचेस, टेस्ट, सब्जेक्ट, इश्यूज, जो सर्विस डिलीवरी की क्या वो इम्प्रूव कर रहे होंगे, टू अट्रैक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सर्विस डिलीवरी इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है यहाँ पे हटाओ, टेस्ट एकदम ही मतलब सर पैर है ही नहीं इसका, हटा दो इसको, अप्रोचेस, हाँ ठीक है, सर्विस डिलीवरी की अप्रोच को मॉडिफाई कर रहे हैं कि कैसे किया जाए, किस तरीके से वेलकम किया जाए, किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को स्टेबलाइज करें कि लोग देखते ही अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे होटल में आएँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अप्रोचेस होगा। The newly emerging micro-state segment is dash space for itself in the hotel industry. क्या होगा, रिकोशेटिंग, जनरेटिंग, डिटेरिएटिंग, काउंटरफिटिंग। कह रहा है कि जो न्यू इमर्जिंग, जो मतलब पैदा हो रही है अभी, बढ़ रही है, कौन सी, माइक्रो स्टेट सेगमेंट। मैं कभी रुका नहीं हूँ मगर मैंने कई बार देखा है ये चीज़ कि कहीं कहीं ना बहुत माइक्रो टाइप के स्टेट बनते हैं, मतलब सेगमेंट बनते हैं, जहाँ पर आप शायद एक बेड मिल जाएगा आपको, एक टीवी मिल जाएगा, शायद बैंगलोर में स्टार्ट हुई है ये सर्विस, और काफ़ी सुंदर होगा, काफ़ी देखने में सुंदर होगा, तो आप वहाँ जा सकते हो, रुक सकते हो। उसका जो जो क्या कहते हैं प्राइस होता है ना, बहुत कम होता है। अगर मान लो कि 1000 रुपये भी है अगर नाइट का कहीं होटल में, तो शायद उसका 5 टाइम्स कम कर लो उसको। तो ये कह रहा है कि ये अब इमर्ज हो रहे हैं कहाँ पे, होटल इंडस्ट्रीज़ में। होटल इंडस्ट्री मतलब जो पूरा इन्वायरमेंट है उनका, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, द न्यूली इमर्जिंग माइक्रो स्टेज सेगमेंट इज रेकोशेटिंग, जनरेटिंग, डिटेरिएटिंग, काउंटर फिटिंग। देखो काउंटर फिटिंग का मतलब होता है नकल, एक तरीके की फेक चीज़ें, तो ये तो नहीं होगा। डिटेरिएट का मतलब होता है डिक्लाइन, अभी यहाँ पे कर रहा है वो, इमर्ज हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, उनकी मांग उठ रही है, हटा दो। जनरेटिंग इज जनरेटिंग स्पेस, वो अपने लिए जगह बना रहे हैं, कहाँ पर, होटल इंडस्ट्री जो भी बिजनेस है उसमें अपना स्पेस बना रहे हैं, हाँ ये हो सकता है। रिकोशेटिंग का मतलब क्या होता है, रिकोशेटिंग का मतलब होता है कि जैसे जो बॉल होती है ना, अगर आपको उस वॉल पे फेंको तो वो बाउंस होके आपके पास आएगा ना, इसी को बोलते हैं, जो चीज़ बाउंसी होती है उसको बोलते हैं रिकोशेटिंग, ठीक है। तो ये तो नहीं आ रहा है मीनिंग, तो सिंपल सी जनरेटिंग मीनिंग आ रहा है, सेगमेंट इज जनरेटिंग स्पेस फॉर इटसेल्फ इन द होटल इंडस्ट्री। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।